हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ल्यूसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। आप सभी तो जानते होंगे कि आपके एग्जाम के लिए ल्यूसेंट की जो बुक है हमारी जीके की, यह कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग इसे कितनी ही बार पढ़ भी चुके होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करूंगा, जिसमें आप लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लेना है, आपको कितने प्रश्न आते हैं, और एक प्रकार से आप लोगों का इसमें रिवीजन भी हो जाएगा ल्यूसेंट जीके का। तो आप सभी के सभी अगर अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा, अपना स्कोर चेक कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दोस्तों कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। किस वर्ष दिया था अगर आपसे पूछ ले तो 1997 में महाराष्ट्र ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था, और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र बना था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन हैं गौरी व पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान व जयचंद, गौरी व जयचंद या फिर गौरी व भीम द्वितीय। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। आप लोग ना वीडियो को पॉज करके अपना अपना आंसर चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो प्ले करके इसके आंसर को जांच सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरी व जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों। और किस वर्ष हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी व जयचंद के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर समुद्दीन कैमूर्स। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शमुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अगर आपसे पूछ ले वो कि गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी या फिर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था, और इसे ही लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि महमूद गजनवी वह शासक था दोस्तों जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी सबसे पहले। तो ये प्रश्न आप लोगों ने ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन हैं परमर्दिदेव, नन्नुक, मूलराज प्रथम या फिर भीम द्वितीय। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो चंदेल वंश का संस्थापक है वह नन्नुक था, चंदेल वंश का संस्थापक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले वो कि चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अब दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था। आप लोगों ने इन दोनों ही प्रश्नों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करी गई थी। दोस्तों, अब गुप्त वंश की बात आई है तो गुप्त वंश से आपने ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, श्रीगुप्त, जो श्रीगुप्त था वह गुप्त वंश का संस्थापक था, और कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है सांड, हाथी, सर्प या फिर सिंह। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैन जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, आप सभी जानते होंगे
यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था, यानी कि शेर इनका प्रतीक चिन्ह था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे या फिर उनके संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभ देव दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन हैं विलियम विल्किंस, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स या फिर डंकन फ्लेचर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1782 में दोस्तों बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आप लोगों के ऑप्शन है द बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, द हिल्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों द बंगाल गजट था, जो कि 1780 में आया था और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। आपने तीनों ही प्रश्नों को ध्यान में रखना है कि आया कब था 1780 में, किसने प्रकाशन किया था दोस्तों, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और पहला समाचार पत्र था कौन सा, तो द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो उदंत मार्तंड है यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। आप लोगों ने इस तथ्य को भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? दोस्तों आप सभी जानते होंगे जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, वैसी जो पंजाबी भाषा की लिपि है दोस्तों वह गुरुमुखी लिपि है। और यही आपसे पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अमरदास। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अंगद, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो गुरु अंगद थे यह गुरु नानक देव जो थे, हमारे गुरु नानक देव जो कि सिखों के सबसे पहले गुरु थे। दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद और इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है दोस्तों तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और अगर आपसे बोलेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आपने दोनों ही प्रश्नों का डिफरेंस समझना है दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और अगर आपसे बोले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स या फिर विलियम बेंटिक। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? तो 1793 में दिया था और इसे ही हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यपगत सिद्धांत कौन लाया था? आपके ऑप्शन है दोस्तों डलहौजी, कैनिंग, बेंटिक या फिर वेलेजली। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डलहौजी। तो दोस्तों डलहौजी था ना, इसने व्यपगत सिद्धांत यह लेकर के आया था। अब दोस्तों ये व्यपगत सिद्धांत था क्या? ये जो दोस्तों व्यपगत सिद्धांत है इसे हम लोग राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। यानी कि इसने क्या करा था कि राज्यों पर वह शासन नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का आरोप लगाकर वह ये क्या करता था डलहौजी, उन्हें भारत के यानी कि जो ब्रिटिश जो शासन था उसमें मिला लिया करता था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए व्यपगत सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति कौन लाया था, तो डलहौजी व्यपगत सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति लाया था। अगर आपसे बोलेगा भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है।
अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, ए ओ ह्यूम या फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम। दोस्तों ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन्हीं के द्वारा 1885 में क्या करा गया था दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना करी गई थी और इन्हें कांग्रेस का जनक यानी कांग्रेस का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो आपने बताना दोस्तों कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें तीनों में ही भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन से थे? आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जे एल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आर अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर थे, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोलेगा महात्मा गांधी जी ने किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज यूल, इन्हें जॉर्ज यूले भी कहा जाता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, विवियन डेरिजियो, पैथिक लॉरेंस या फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो जॉर्ज यूल यानी कि जॉर्ज यूले जो थे, इन्हें कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कालसूबाई, महाबलेश्वर, डोदा बेटा या फिर अनाईमुडी। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 1664 मीटर कालसूबाई की ऊंचाई है और यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। बात करी जाए उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो महाबलेश्वर दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। अगर आपसे बोलेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि डोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? देखो दोस्तों ये तटरेखा वाला भारतीय राज्य का क्या मतलब हुआ, आप सभी जानते होंगे कि जो भारत का नीचे वाला भाग है यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है, जो कि पानी से घिरा हुआ है दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो घिरा हुआ है, वहाँ पर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सबसे ऐसे वाले जो राज्य आप लोगों ने बताने जो कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात है। अगर आपसे बोलेगा कितना लंबा ये है, कितनी लंबी तटरेखा बनाता है, तो दोस्तों 1663 किलोमीटर की यह लंबी तटरेखा बनाता है। अगर आपसे बोले जाए सेकंड नंबर पर कौन सा आता है सबसे लंबी तटरेखा बनाने में, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाले भारतीय राज्यों में। और अगर आपसे पूछ ले कि कितने राज्य भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य दोस्तों तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है दोस्तों तुजू दर्रा, बनिहाल दर्रा, यांगयाप दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे के पास से प्रवेश करती है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और यह तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से बहती है दोस्तों, तो सांगपो नाम से यह बहते हुए आती है। और जैसे ही यह प्रवेश करेगी हमारे असम में, इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारे भारत का है। हमारे भारत में जितनी भी उत्पादन करा जाता है यानी कि 100% उत्पादन में से 40% जो सुपारी का उत्पादन है दोस्तों वह अकेला कर्नाटक करता है। तो यह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सुपारी का। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा की चर्चा करी गई है? आपके ऑप्शन हैं भाग 18, भाग 16, भाग 17 या फिर भाग 22। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 17। भाग 17 में दोस्तों भारतीय संविधान की राजभाषा की चर्चा करी गई है। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक यह है? तो आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा की चर्चा भारतीय संविधान में करी गई है। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन हैं 112, 123, 124 या फिर 213। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123। दोस्तों जो अनुच्छेद 123 है इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है। बात करी जाए अनुच्छेद 124 की तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन है दोस्तों। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की चर्चा करी गई है। और आर्टिकल 213 में दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश है। आप लोगों ने चारों ही आर्टिकल को ध्यान रखना है, चारों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 29 से 30 तक, अनुच्छेद 30 से 32 तक या फिर अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा करी गई है। अब दोस्तों ये मौलिक अधिकारों में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब ये 6 कौन कौन से अधिकार है दोस्तों? तो पहला है समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों पहले इनकी संख्या 7 थी। इसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसे दोस्तों अब हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? आपके ऑप्शन हैं रोम, जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी या फिर पेरिस में। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। बात करी जाए इसकी स्थापना की, दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में करी गई थी। आपने दोनों ही प्रश्नों को ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 25 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 19 अगस्त। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त को। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर के आते रहूँगा। ल्यूसेंट की ये सीरीज आप लोगों के एग्जाम तक चलेगी। आपके जो भी एग्जाम आगे तक आएंगे, आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ये हेल्प पहुँचा के जाएगी। तो आप सभी के सभी लोग अगर अभी चैनल पर रुके हुए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।